अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। एक फ्रेश एनर्जी है हमारे अंदर भी और यकीनी तौर पर आपके अंदर भी होगी, और हम चाहते भी यही हैं कि आप टीवी के सामने बैठें और इस फ्रेश एनर्जी के साथ हमें देखें, क्योंकि हमारे पास बहुत सी अच्छी स्टोरीज़ हैं, नई स्टोरीज़ हैं। एक इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। मुझे कहते हैं गज़ल अमान। मैं हूं हसन लियाकत। ख़वातीन व हज़रात, आज की सोशल स्टोरीज़ शुरू करने से पहले हमारे पास एक ख़बर है आपके लिए। आप जानते होंगे बड़ी मशहूर एक जज थे जो कि अमरीकी रियासत रोड आइलैंड प्रोविडेंस से इनका ताल्लुक़ था और इनके जो फ़ैसले थे वो बड़े मशहूर थे। उसकी वजह यह है कि इनकी अदालत को टेलीवाइज़ किया जाता था और स्पेशली जो रोड के ऊपर कोई एक्सीडेंट होता था, किसी किस्म की रोड के कवानीन की खिलाफ वर्जी होती थी, तो वो जज फ्रैंक कैप्रियो, बिल्कुल एग्जैक्टली, फ्रैंक कैप्रियो की अदालत में जाते थे। ये एक अच्छे बाप भी थे, अच्छे दादा भी थे, परदादा भी थे, एक रहमदिल इंसान जिस तरह गज़ल कह रही है वो भी थे। और जो इनके फैसले थे वो कानूनी तो होते ही होते थे, लेकिन साथ उनमें इखलाकी पहलू भी होता था और तमाम तर पहलुओं को सामने रख के वो फैसला करते थे। और ये बहुत ही मशहूर शख्सियत थे। इनके जो फैसले थे या फिर इनकी अदालत की जो व्यूअरशिप थी वो मिलियंस में थी। ये प्रोविडेंस में सिर्फ मशहूर नहीं थे, बल्कि हमारे इस्लामाबाद में उतने मशहूर थे जितने प्रोविडेंस में थे। अब ये अपने खालिक हकीकी को जा मिले हैं और इनकी जो कॉज ऑफ डेथ है वो बताया गया है। जी हाँ जी, पेंक्रियस का इनको कैंसर था, जिसको हम कहते हैं लबलबा, उसका कैंसर था इनको, और काफ़ी अरसे से ये बीमार भी थे और 88 बरस की उम्र में ये इंतकाल कर गए हैं। जिस तरह से हसनैन जिक्र कर रहे थे, काफ़ी रहम दिल शख्सियत थी ये, और इनका ना इंसानियत पर काफ़ी यकीन था। इनके जो फैसले थे उसमें कानून के मुताबिक तो वो फैसले देते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ उसमें एहसास होता था, हमदर्दी होती थी। और अब क्या है कि अब दुनिया भर के जितने भी ये जजेस हैं या फिर ये उनसे अपील की जा रही है कि जो पेंक्रियो हैं उनके फैसलों को मद्देनजर रखते हुए, उनकी मंशा को मद्देनजर रखते हुए उसके मुताबिक चलें और उस तरह के फैसले दिए जाएं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। रेस्ट इन पीस जी फ्रैंक कैप्रियो। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं चीनी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान के हवाले से। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी 3 रोज़ा अहम दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इस्हाक़ डार ने नूर खान एयरबेस पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के ब्यूरो के रुकन और वज़ीर ख़ारजा वांग यी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ारत ख़ारजा और पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने के आला हुक्काम भी मौजूद थे। पाकिस्तान के रवायती लिबास में मलबूस बच्चों के ग्रुप ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया और फूल पेश किए। कबल अज़ीज़ चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना और तारीखी ताल्लुकात मज़ीद वुसअत इख्तियार कर रहे हैं और दोनों ममालिक ना सिर्फ मजबूत दोस्त हैं बल्कि अहम उमूर पर एक दूसरे के शराकतदार भी हैं। तर्जुमान ने बताया कि चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी 3 साल में दूसरी मरतबा पाकिस्तान का आम दौरा कर चुके हैं और इस दौरान उन्होंने स्ट्रेटेजिक रवाबित, इलाकाई व बैनुल अक़वामी उमूर पर हमांगी और अमली शराकतदारी को मजीद फ़रोग देने के जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से भी उन्होंने काम करना है। एग्जैक्टली, चाइना हमारा ब्रदर मुल्क है। चाइना के साथ मिलकर हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और दुनिया को इस हवाले से बहुत से मसाइल भी हो रहे हैं। स्पेशली इंडिया इस हवाले से काफ़ी कंसर्न है। और जितने इस वक्त आपको पता है कि हमारे सी पैक हो गया या फिर दीगर भी मामलात चल रहे हैं, या फिर चाइना खटकता है दिल यज़दा में कांटे की तरह। बिल्कुल एग्जैक्टली, इंडिया को बहुत खटक रहा है। तो ये जी दौरा, जिस तरह से हसनैन ने आपके साथ जिक्र किया कि इस दौरे के दौरान काफ़ी सारे स्ट्रेटेजिक रवाबित, इलाकाई या फिर बैनुल अक़वामी उमूर पर भी बातचीत की गई है। होप्स हो कि इसमें मजीद हमें अच्छी बातें नजर आएंगी इन फ्यूचर भी। आगे बढ़ते हैं, मलेशिया आपको लिए चलते हैं, जहाँ पर मलेशिया की रियासत तेलंगाना में नई शरई कवानीन के तहत जुम्मे की नमाज छोड़ने वालों को अब पहले से कई ज़्यादा सख्त सज़ाओं का सामना होगा, जो बहुत अच्छी बात है। मंजूर शुदा नए कवानीन के मुताबिक बगैर किसी जायज़ वजह के जुम्मे की नमाज पहली बार तर्क करने वाले मर्दों को 2 साल तक कैद, 3000 रिंगिट यानी कि 527 बरतानवी पाउंड जुर्माना या फिर उनको सजाएं दी जा सकती हैं। और ये कानून इस हफ्ते से नाफिजुल अमल हो गया है, यानी कि कल फ्राइडे है और कल से ही ये अब देखेंगे कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उन लोगों को कितना जुर्माना होता है। और ये कानून पहली बार 2001 में नाफिज हुआ था और 2016 में इसमें तरमीम भी की गई थी, जिनके तहत रमज़ानुल मुबारक के बेहुरमती या फिर अवामी मकामात पर ख़वातीन को हिरासा करने जैसे जराइम के लिए सख्त सज़ाएँ मुतारिफ़ करवाई गई थी। और इससे पहले 3 जुम्मे मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले अफराद को 6 माह कैद या 1000 रिंगिट यानी कि 176 बरतानवी पाउंड तक जुर्माने की सज़ा दी जा सकती थी। और तेलंगाना की हुक्मरान जमात पॉन मलेशियन इस्लामिक पार्टी ने
پیر کو نئے قوانین کا اعلان بھی کر دیا اور ریاستی حکام یہ بتا رہے ہیں کہ مساجد میں بورڈز کے ذریعے نمازیوں کو آگاہ کیا جائے گا کہ جبکہ نفاذ کے لیے بھی عوامی شکایات اور مذہبی گشت ٹیموں کی مدد دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک افیئرز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مشترکہ کارروائیاں بھی کی جائیں گی تاکہ کوئی بھی انسان جمعے کی نماز نہ چھوڑے. بالکل ایسے ہی اب سارے ہو جائیں ہوشیار، کیونکہ جس طرح انہوں نے ملیشیا کی خبر بتائی ہے تو وہاں پہ اب 2 سال قید ہوگی جمعہ نہ پڑھنے والوں کی. ویسے اس کے علاوہ اگر دنیاوی روایات کی بات کی جائے تو پوری دنیا میں جو بھی دنیاوی حوالے سے کام ہوتا ہے، چاہے وہ اے آئی ٹیکنالوجی کو لے کے ہوتا ہے یا پھر کوئی اور ٹیکنالوجی آتی ہے، تو وہ ایک دم سے پاکستان میں آ جاتی ہے. اب یہ تھوڑا سا دینی کام ہے، اس میں ہم اتنا کیا سرائی تو نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے قوانین آئیں گے، لیکن اگر یہاں پہ آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد سب کو جمعہ پڑھنا پڑے گا اور جمعے کے لیے اپنی مسجدوں کو آپ کو بڑا کرنا پڑے گا، کیونکہ اتنا 2 سال کی قید کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. ایگزیکٹلی، اور یہ ہے کہ ویسے یہ اچھا اقدام ہے کہ سب کو راغب کرنا نماز کی طرف. بالکل ایسے ہی ہے، نہیں تو 2 سال کی آپ کو قید ہوگی. جرمانے بھی. ایگزیکٹلی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں صدر پیوٹن کے حوالے سے. صدر پیوٹن کے سفر کے ساتھ ایک پراسرار سوٹ ان کے ساتھ ہوتا ہے. آخر اس میں ہوتا کیا ہے جو کہ وہ 1999 سے اب تک کیری کر رہے ہیں؟ رپورٹس نے حیران کن انکشاف کر دیا ہے اور عالمی سیاست میں طاقتور رہنماؤں کے گرد سخت سیکیورٹی حصار تو ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی بات کی جائے تو ان کی سیکیورٹی سے جڑا ایک انوکھا راز جس پر دنیا کی کافی توجہ مرکوز ہے. بتایا جا رہا ہے کہ پیوٹن کے باڈی گارڈز ہیں وہ امریکی ریاست الاسکا کے دورے کے دوران ایک ایسا سوٹ کیس بھی ساتھ انہوں نے رکھا تھا جس کا مقصد کسی دشمن ملک سے صدر کی صحت کے راز کو چھپانا تھا. بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق پیوٹن کی سیکیورٹی ٹیم نے ان کے جو فضلہ ہے اس کو جمع کرنے اور روس واپس لے جانے کے لیے ایک خصوصی پاپ سوٹ اسے کہتے ہیں یہ تیار کیا ہے، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ اقدام اس خدشے کے تحت کیا گیا کہ کئی غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو کہ فضلے کا تجزیہ کرتی ہیں، سو پیوٹن کی بیماریوں یا پھر صحت کی دیگر تفصیلات تک نہ پہنچ سکی. یہ پوپ سوٹ جو ہے وہ اس کو ان سے بچاتا ہے، اور یہ انکشاف سب سے پہلے فرانسیسی جریدے پیرس میچ میں سامنے آیا تھا. اور کہا جا رہا ہے کہ یہ روایت نئی نہیں ہے، بلکہ 1999 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے پیوٹن کی ہر غیر ملکی دورے میں اس پروٹوکول پر عمل کیا جاتا ہے. اچھا، مطلب سوٹ کیس میں وہ تمام تر چیزیں، وہ تمام تر باتیں آپ یہ کہیں بند ہیں جو کسی تک نہ پہنچ سکے. سوٹ کیس از کائنڈ آف واش روم فور پیوٹن، ہے نا؟ مطلب وہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ سوٹ کیس کو استعمال کرتے ہیں، ہاں، اور وہ واپس جا کے فضلہ اس کو رشیا میں پھینکا جاتا ہے. مطلب عجیب سی بات ہے کہ آپ سوٹ کیس میں ہر اپنا راز دبا کر لے جاتے ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ لیکن پاسبل ہو چکا ہے. حیران کن ہے کافی. آگے بڑھتے ہیں اور ایک لرزہ خیز واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہنزا میں ہوا ایسا. لاہور کا ایک نوجوان تھا جو اپنے دوستوں کے ساتھ ہنزا گیا، جہاں اسے دھوکے سے دھکا دے کر نیچے گرا دیا گیا اور پھر اس سے موبائل بھی اور 4 لاکھ روپے بھی لوٹ لیے گئے. وہ 15 دن تک نیم بے ہوشی میں پہاڑوں کے بیچ میں پڑا رہا اور زندہ بچ جانا آپ یہ کہیں کہ کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا. ان 15 دنوں میں اس نے صرف اور صرف کیا کیا، اس نوجوان نے چشموں اور برف کا پانی پیا اور اپنی پیاس کو بجھاتا رہا. کبھی اس نے گھاس کھائی، کبھی کوئی جنگل کا پھل کھا کر وہ زندہ رہا ہے، اور بھوک اور کمزوری سے زیادہ تر دن مطلب وہ سویا رہا ہے، اور بارش اور پھر ٹھنڈی ہوا سے بچنے کے لیے وہ پتھروں کے نیچے دب کر بیٹھا رہا تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو. اور نیم بے ہوشی کی حالت میں ہی کبھی کبھی وہ مدد کے لیے کسی کو پکارتا تھا یا پھر کوشش بھی کرتا رہا پکارنے کی، اور ظاہرہ پھر زخمی جسم تھا، پھر بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، اس کی وجہ سے وہ زیادہ حرکت نہیں کر سکتا تھا. لیکن یہ ہے کہ دعاؤں کا سہارا وہ لیتا رہا شخص. آخرکار کیا ہوا کہ مقامی چرواہے جو وہاں پر تھے، پختون اور گلگت کے بھائی جو تھے، انہوں نے اس شخص کو ڈھونڈ نکالا اور اب وہ نوجوان بالکل محفوظ ہے. الحمدللہ جی، یہ ایک اچھی خبر ہے کہ وہ کم از کم محفوظ ہیں، لیکن یہ جن دوستوں کے ساتھ گئے تھے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اور اب تو وہ زندہ بچ گئے تو وہ ایک ایک کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. لیکن خواتین حضرات، اس سٹوری سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہم نے اپنے جو دوست ہیں ان کو چوز کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں، کیونکہ آج کل اس طرح کے واقعات بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں جہاں پہ دوست ہی آپ کو کہیں سے کہیں لے کے جاتے ہیں، کس کمپنی میں آپ بیٹھتے ہیں، کتنا امپورٹنٹ ہے وہ. ایگزیکٹلی. سو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے وہ کسی مقصد کے تحت تو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا. اگر وہ فیئر ہے تو فیئر انف آپ کو دوستی کرنی چاہیے، لیکن اس طرح کے دوستوں سے آپ کو پرہیز کرنی چاہیے. خواتین و حضرات، آگے بڑھتے ہیں اور اب چوروں کا ذکر کرتے ہیں. دبئی پولیس نے $25 ملین کے نایاب گلابی ہیرے کی چوری کو ناکام بنا دیا. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ چوروں کا ایک گروہ نایاب گلابی ہیرا چوری کر کے متحدہ عرب امارات سے اسمگل کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا، جسے بروقت کارروائی کے بعد ناکام بنا دیا گیا. مبینہ طور پر 3 مشتبہ افراد نے 20 کیرٹ سے وزنی
$25 मिलियन के हीरे की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर करते हुए एक ज्वेलर से हीरा चुराने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने डकैती के 8 घंटों के अंदर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। चोरी किए गए हीरे को एक छोटे रेफ्रिजरेटर के जरिए स्मगल करने का मंसूबा बनाया गया था और पुलिस का कहना है कि हीरे की चोरी 1 साल से इसकी मंसूबाबंदी हो रही थी। इन चोरों ने बड़ी बड़ी गाड़ियां ली हुई थी, लैम्बोर्गिनी, लेमोजीन, और अपने आप को वो अगर $25 मिलियन का उन्होंने हीरा खरीदना था तो अपने आप को वो उस खरीदारी के काबिल भी को बता रहे थे। और इन्होंने एक ऐसा शख्स भी अपने साथ रखा हुआ था जो हीरे को पहचानता भी था, हीरे के एक्सपर्ट भी था। तो एक पूरी टीम थी, पूरा साल इन्होंने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, दुबई के लग्जरी होटल्स में ये रहे और वहां पे इन्होंने लाखों के खर्चे किए, नहीं लाखों के खर्चे किए सिर्फ इस एक चोरी के लिए कि ये चोरी अगर हमारी हो जाएगी तो हमारे सारे पैसे पूरे हो जाएंगे। ये कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलती है? आप जो नेटफ्लिक्स पे देखती है ना मनी हाइस्ट, इस तरह की जो हाइस्ट होती हैं, तो ये सारी चीजें वहीं से आपको इंस्पिरेशन मिलती हैं और आप फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। वैसे ये चोर कितना फैसिनेट हुए होंगे, चाहे दुबई का सोना हो या फिर दुबई का हीरा हो। वैसे वहाँ के सोने से इंसान वैसे ही अच्छा लगता है, वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो लेकिन खैर ये लाखों की चोरी थी जिसको नाकाम बना दिया है। तो ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। यकीनी तौर पर आपको होंगी, पसंद आई होंगी, सबक आमूज भी थी और समझने वाली भी थी और कुछ इस तरह की भी थी जिसमें आपने एहतियात बरतनी है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर कर लेते हैं गैम्बलिंग ऐप के हवाले से, क्योंकि स्कैंडल अब हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अपडेट्स आपको देते हैं वो ये है कि लाहौर की सेशन कोर्ट ने वीडियोस में जुए को प्रमोट करने के मामले पर यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की बीवी रतोई की जमानत को मंजूर कर लिया है। साथ ही साथ उनको 30 अगस्त तक गिरफ्तार करने से भी रोक दिया है। अदालत ने डक्की भाई की एहलिया को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म देते हुए आइंदा समात पर भी तफ्तीशी ऑफिसर से रिपोर्ट तलब कर ली है। लेकिन आपको ये भी याद हो कि लाहौर की मकामी अदालत ने 2 रोज़ आपको पता है कि यूट्यूबर पहले अब से कुछ दिन पहले डक्की भाई की रिमांड 4 रोज़ा रिमांड को उसमें तौसीक कर दी थी। इससे पहले 2 रोज़ा रिमांड था, फिर 28 दिन का कहा जा रहा था, फिर 4 रोज़ा मंजूर कर लिया। तो ये कुछ मामलात हैं। लेकिन इससे हटकर अगर हम बात करें तो वो ये है कि आजकल की नौजवान नस्ल इलीगल ऐप्स की तरफ, ये इस तरह की ऐप्स की तरफ क्यों जा रही है, इसका रुझान क्यों बढ़ गया है, हमें किस तरह से अपने इन्फ्लुएंसर को चूज़ करना चाहिए, क्या कुछ हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने मास्टर को सामने रखते हुए, और इन्फ्लुएंसर्स की क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मास्टर को सामने रखते हुए, इस सूरत हाल पर बात। हमारे साथ इम्तिनान अहमद साहब मौजूद हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आपने ये वीडियो देखी है, वो एक अताउल्ला ईसा खेलवी का एक शेर भी था कि दुनिया ने तजर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ हमें दिया है वो लौटा रहे हैं हम। पहले वो चिप्स की बातें कर रहे थे, अब चिप्स की बातें दुनिया कर रही है। सर ये इस गिरफ्तारी को लेके आप क्या समझते हैं कि किस तरह एक कंटेंट क्रिएटर को गिरफ्तार किया गया, उसको हेडलाइंस बनाई गई, लेकिन इस नैच तक मामला किस तरह पहुंचे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। ये जो पर्टिकुलर केस चल रहा है डकी से रिलेटेड, बट आई वुड लाइक टू से ऑन दिस, सर्टनली एक तो चीज़ प्रेजुडिस है, अदालतें उसको लुक आफ्टर कर रही हैं। तो और वैसे भी 6 साल हो गए कंटेंट बनाते हुए। मैं नॉर्मली ज़ातियात पे तो बात नहीं करता, तो जो काम अदालतों का है, कानून नाफिज करने वाले इदारों का है, वो उसको लुक आफ्टर करेंगे। बट जो सेकंड पार्ट है ना आपके सवाल की, ये बड़ा मैटर करता है कि एक इन्फ्लुएंसर को कंडक्ट कैसे करना है अपने आप को, और उसने ये देखना है कि किस ऐप के साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं इस चीज़ को इस नज़र से देखता हूँ कि इवेंचुअली जितना कंटेंट आप क्रिएट करते हैं, किसी को नहीं पता किसकी कितनी ज़िंदगी है। हमने एक दिन जब इस दुनिया से चले जाना है, जो वीडियोस हम बना कर गए हैं, या तो वो किसी को सुधारेंगी या वो किसी के बिगाड़ के काम आएंगी। एब्सोल्युट। मैंने एक वीडियो बना दी है, मुझे नहीं पता वो आपने डाउनलोड की, शेयर की, फैमिली को दी, दोस्त को दी, अपने सर्वर पर रखी, क्या किया क्या उस वीडियो के साथ। हो सकता है अफ्रीका में कहीं कोई इंसान बैठा हुआ देख रहा है। तो ये जितना है ये हमारा डिजिटल फुटप्रिंट है। तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि आपके अपने उसूल क्या हैं, उन उसूलों के मुताबिक आपका फुटप्रिंट कहाँ कहाँ किस किस के संवार या बिगाड़ के काम आ रहा है। बेस्ड ऑन दैट आप फैसला करें कि अब आपको बनाना क्या है। जो आप बना रहे हैं वो इवन आपकी आखिरत के काम आएगा कि नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर बना क्यों रहे हैं? क्योंकि गन तो बहुत है आज दुनिया में, आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बेकार हैं। अब जितने आप इन्फ्लुएंसर्स को देखें, मैं किसी हद तक एक चीज़ पे खुश भी हूँ, उदास भी हूँ।
विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बेहतर होती हैं. पाकिस्तान को देखें ना तो ये अभी भी सोशल मीडिया के दौर में हम बड़ी इन्फेंसी के दौर से गुजर रहे हैं. हर दौर के अंदर इंट्रोडक्शन होता है प्रोडक्ट का, फिर उसके अंदर ग्रोथ आती है, मेच्योरिटी होती है, फिर डिक्लाइन होता है. बहुत से इन्फ्लुएंसर्स आए, बहुत सारे फैमिली व्लॉगर्स बहुत से आए, बहुत से गैम्बलिंग को प्रमोट करने के लिए लोग आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शऊर आता जा रहा है. पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू गो फॉर, व्हाट नॉट टू गो फॉर. तो लोगों में अवेयरनेस बड़ी स्पीड से बढ़ रही है, विच इज़ अ गुड थिंग. हाँ, अफसोस ये कि ऐसे में बहुत से लोग बेचारे वरगलाए भी जाएंगे, गलत रास्ते पे भी चलेंगे. उनको आगाही देना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट्स व्हाट इज़ रियली नीडेड. कि ये काम है जो सारे इन्फ्लुएंसर्स को मिलकर करना चाहिए कि हम अपने एक कोड ऑफ कंडक्ट सेट करें, एक स्टैंडर्ड सेट करें कि क्या करना है और क्या नहीं करना. एग्जैक्टली लेकिन सर अभी लास्ट ही ना रीसेंट पास्ट में मैंने देखा कि नेशनल असेंबली में पीटीए की जानिब से बाकायदा एक डेटा फराहम किया गया जिसमें 184 ऐसी ऐप्स थी जो गैर कानूनी थी. आपको नहीं लगता कि ड्यू टू फेम अब हम देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स बहुत सी एथिकल बाउंड्रीज को भूल रहे हैं, वो फॉलो नहीं कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक ये शायद तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वुड एग्री ऑन दिस. माशाल्लाह आप लोग भी कंटेंट बनाते हैं, आप बनाते हैं ना, तो होता क्या है कि आप अपना इंस्टाग्राम पे डीएम भी खोल लेंगे ना, आई कैन गारंटी कि दिन में 2 या 4 तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो आपको कहेंगी कि बिल्कुल कि आप अपने पेज का हमें एक्सेस दे दें, इससे ऐड रन कर सकते हैं, हम आपको $800 एग्जैक्टली और वो भी अंग्रेज होगी, $800 $1000 दे देते हैं. अब ये इन्फ्लुएंसर ने खुद चूज करना होता है कि उसने किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना. अच्छा, ये इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज मैं ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया पे कह रहा हूँ. शायद ये मेन स्ट्रीम मीडिया भी बड़ी हद तक इसका जिम्मेदार है. उसकी वजह ये है, आप कोई भी टीवी चैनल पाकिस्तान को उठा के देख लें, इंक्लूडिंग दिस, हम पॉलिटिशियंस पे बात करते हैं, हम अदालत पे बात करते हैं, हम फौज के किरदार पे बात करते हैं. हर एक का गर्दन, हर एक का गरेबान पकड़ा है मीडिया ने. मीडिया ने आज तक एक पर्टिकुलर इदारा है जिसका कभी गरेबान नहीं पकड़ा, और वो है आपका एडवर्टाइजर. कि जो एडवर्टाइजर है, जो पैसा दे रहा है, क्या वो एडवर्टाइजर पैसा वहीं से आ रहा है, तो क्या वो एडवर्टाइजर एथिकल काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके पीछे मीडिया को भी जाने की जरूरत है और सोशल मीडिया को भी जाने की जरूरत है. अब अगर मेरे पास कोई आएगा और वो कहेगा जी 40,000 दे रहा हूँ, लाख रुपए दे रहा हूँ, तो सर्टनली इंसान है, लालच आती है कि भाई हम ये काम कर लें. लेकिन यहीं पर तो असूल आते हैं कि आप जो चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, क्या वो किसी के फायदे की है या किसी के नुकसान की है. आपके अपने रूल्स क्या हैं, अपने एथिक्स क्या हैं. डीएम में 1000 लोग आते हैं, आप हर एक को हामी भर लेंगे, हर एक के साथ काम करना शुरू कर देंगे, फिर इवेंचुअली यही होगा जो आपने चलाया है. सो इस वक्त ज़रूरत ये है कि इन्फ्लुएंसर को अपने रूल्स वज़ा करने हैं कि हमने करना क्या है. सो वो चीज़ नहीं होती है अनफॉर्चुनेटली. तो पैसों के लिए लोग कुछ भी करने कर गुजरते हैं. अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ वेरी सैड. लेकिन अपने असूल मौक़िफ़ कर लें कि हमने किन ब्रांड्स के साथ काम करना है, किन ब्रांड्स के साथ काम नहीं करना. बिल्कुल. अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं, अक्सर इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं जब वो किसी के साथ एडवर्टाइजिंग करते हैं या कोई कोलैबोरेशन करते हैं और वो नीचे ब्रांड को मेंशन नहीं करते. अब लोगों में इतनी मैच्योरिटी है कि अब लोग खुद कहते हैं कि अगर तो ये एडवर्टाइजिंग पोस्ट है, एडवर्टाइजमेंट है, तो आपने उसको टैग क्यों नहीं किया. तो लोगों में शऊर बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है. लेकिन ये हर इंसान के अपने असूल है. इमरान साहब, लास्टली मुझे ये बताइएगा कि अब मुआशरा भी इस तरफ चल रहा है कि इमरान साहब कहीं से पैसे कमा रहे हैं या हसनैन साहब कमा रहे हैं या डकी भाई कमा रहे हैं, तो लोग भी शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं. मैंने बहुत सारे लोगों से कहा, तो उन्होंने कहा कि ये जो ऐप्स है ना, हमें बैठे बैठाए घर लेटे हुए पैसे दे रही हैं, हम कुछ लगा रहे हैं, बैट कर रहे हैं, उसके बाद पैसे आ रहे हैं. तो मुआशरा भी ना कहीं ना वो मेहनत करने के उसमें रुझानात कम हो रहे हैं. इसकी क्या वजह है? सबको जल्दी है ना, सबको, किसी को खाना चूल्हे पे नहीं बनाना, सबको माइक्रोवेव चाहिए, सबको आसानी चाहिए. तो सबको रातों रात अमीर होना है, रातों रात पैसा चाहिए कि बगैर मेहनत के सब कुछ हो जाए. शायद ये सबका काम है सबको बताना, पूरी कौम को बताना कि रातों रात कुछ नहीं होता. बिल्कुल ठीक है. जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल, तो बेशुभ घिस जाए पत्थर की सिल. अगर तुम रहोगे यूं ही मुस्तकिल, तो एक दिन नतीजा भी जाएगा मिल. कोशिश करने से, काम करने से, आलमुल असबाब है दुनिया, काम करोगे तो उसका फल मिलेगा. बगैर बैठे बैठाए काम, और ऑलरेडी लोगों ने देखा है कि करोड़ों रुपए के घर बताते हैं और वो होते नहीं है. तो ये लोगों को समझ में आ रही है. थोड़ा सा मुसीबतें होंगी लेकिन समझ में दुरुस्त कहा कि नो पेन नो गेन. थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस. और यहाँ पर लेंगे जी हम एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ सियासत पर भी बात करेंगे. हमारे साथ रहिएगा.
वेलकम बैक खवातीन हज़रात। अब बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत की। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर अहम मौज़ूआत के ज़ेर बहस है। एक जानिब मुल्क में नए सूबों के क़याम का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर रहा है, जहाँ कारोबारी और सनती शख्सियात, मुख्तलिफ तंजीमें इंतज़ामी इस्लाहात और बेहतर गवर्नेंस के लिए 12 नए सूबे बनाने पर जोर दे रही हैं। दूसरी तरफ अगर सियासी महाज पर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अहम फैसला करते हुए महमूद खान अजगज़ई को अपोजिशन लीडर्स जो कि कौमी असम्बली में और सेनेट में अगर बात की जाए तो आज़म सवाती को अपोजिशन लीडर के तौर पर नामजद किया। इसके साथ ही पीटीआई ने बेगम बुशरा बीबी के साथ जेल में मुबैना गैर इंसानी सलूक पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और इसकी मज़म्मत भी की और इंसानी हुकूक के तकाज़ों के इसको मुनाफी करार दिया। ये तमाम तर मामलात हैं इस वक्त पाकिस्तान के सियासी और समाजी जो चीज़ें हैं इन पर अवाम और तज़कियाकारों की नज़रें भी जमी हुई हैं और इस पर हम आज के इस शो में बात करेंगे। जी हाँ, बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ और भी कुछ मामला चल रहे हैं। जिस तरह से आपको पता है, हमने नॉर्दर्न एरियाज़ के हालात देखे, वहाँ पर जिस तरह से बारिश आई, सैलाब हुआ, लोगों के माल मवेशी घर सब कुछ चला गया। और कराची में जिस तरह से आपको पता है कि गुज़िश्ता 2-3 दिन से हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो हमारा फोकस इस तरफ होना चाहिए, जो क्लाइमेट क्राइसिस है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो फंड हमें जनरेट होता है उसके अकॉर्डिंग लगाना चाहिए। मुराद अली शाह साहब ने क्या कहा है वो ज़रा सुनिए पहले। मौसमियाती तब्दीली की वजह से दुनिया भर में असरात हो रहे हैं। इंतजामिया कल भी मौजूद थी, रोडों पे मौजूद थी। हमने जब आम तातील का कहा था तो ये सब लोग जो नजर आ रहे हैं आपको, आप देखें सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां जा रही हैं। इनको घरों में होना चाहिए था। हुकूमत का काम है और हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। जो जहाँ है वो वहाँ रुक जाए जब तक सड़कें साफ नहीं होती। इसलिए अपने दफ्तर में अगर यहाँ बच्चे खुदा स्कूल में अगर बंद रहे वो बेहतर है इससे कि आप रोड पे जाके गाड़ी आपकी खराब हो जाए बंद रहे। ये सारी चीजें इंतजामिया के काम करने से हुई ना। ये नाला बह रहा है, साफ हुआ तभी बह रहा है। अच्छा, अगर नाले साफ नहीं किए। चले जी, ये वज़ीर आला साहब को आपने सुना है और मेरे हिसाब से ठीक है, वो जो बातें कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स आपको लेनी चाहिए थी। प्रिकॉशनरी मेजर्स आप इस तरह से ले सकते थे कि पूरा मुल्क आपके सामने था, क्लाउड बर्स्ट हो रहे थे, बुनेर की सिचुएशन आपके सामने थी। अगर वो आप ले लेते तो शायद इतने बुरे हालात ना होते। और कराची में उस तरह से बारिश भी नहीं हुई, उस तरह से बारिश भी नहीं हुई जितना यहाँ पे बारिश हुई है। तो थोड़ी सी बारिश पे भी आपका सैलाबी सूरत हाल बन जाती है। और ये सूरत हाल हर साल होती है, तो फिर क्यों अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। इन मामलात पर भी बात करेंगे और जो हम इससे पहले मामला डिस्कस कर रहे थे नए सूबों से रिलेटेड, उस पर भी बात करेंगे। और बात करने के लिए अखुनज़ादा चिटान साहब ने मैं ज्वाइन कर लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि इस वक्त जो गूंज है मुल्क में 12 नए सूबों के हवाले से तजवीज़ दी जा रही है, बल्कि इवन मैं ये कहूँ कि फाइनल फैसला भी शायद कर लिया गया है विफाक की जानिब से। मुख्तलिफ आराएं भी सामने आ रही हैं और ये बातें हम काफ़ी पहले से भी सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आपके ख्याल में वाकई ये गवर्नेंस के मसाइल इससे हल हो जाएंगे? क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जब तक हम कानून पे और आईन पे अमल दरामद नहीं करेंगे, चाहे आप एक सूबा बनाए या 1000 सूबे बनाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इससे पड़ेगा कि हम एक जिम्मेदार कौम बने, फर्क इससे पड़ेगा कि हम काम करें, फर्क इससे पड़ेगा कि कानून का। अखुनज़ादा साहब इस वक्त बात कर रहे थे, हमारा राब्ता उनसे आई थिंक डिस्कनेक्ट हुआ है। जो ही राब्ता हमारा बहाल होता है तो हम उनसे वापस बात करेंगे। और बेसिकली नए सूबों के हवाले से बात हो रही है, 12 नए सूबों के हवाले से बात हो रही है। इसमें फिर अब बहुत सारी लिटिगेशंस भी होंगी, इंतज़ामी हालात को भी देखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे होगा। अखुनज़ादा साहब, आपका राब्ता हमारे साथ मुनक़ता हो गया था, आप जहाँ से बात कर रहे थे प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। मैं सरजी पता नहीं है कहा जी। इस वक्त अखुनज़ादा साहब के कुछ पर फिर से राब्ता जो है बहाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो आप बात करते हैं नए सूबों के हवाले से, पंजाब को काफ़ी ज़्यादा तकसीम करने के हवाले से बात की जा रही है, लेकिन ये है कि पंजाब की बात हम काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं। इससे अब क्या है कि पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट हो जाएगा, फिर ज़ाहिर 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं, वो आएंगी, तो मतलब कोई 1-2 शिक्के नहीं है इसमें। लेकिन ये भी है कि अगर 12 नए सूबे बनाए जाएंगे गजल, तो उसमें सिर्फ पंजाब को ही नहीं तकसीम किया जाएगा, उसमें सिंध को भी तकसीम किया जाएगा, उसमें बलूचिस्तान के हवाले से भी बात होगी, उसमें केपी के हवाले से भी बात होगी। ये तो आप सोचना बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि
गलत होगा कि सिर्फ एक ही सूबे से हम 12 सूबे बना आई रहे मीन हैं। टू से कि पंजाब से रिलेटेड काफी पुरानी बात की जा रही है, लेकिन अभी मुल्तान तक वगैरह implement से, नहीं exactly. हुई। अब तो जाहिर है जितने भी सूबे हैं उनको तकसीम करने के हवाले से बात की जा रही है। 12 नए सूबों की बात हो रही है, सिर्फ पंजाब की बात नहीं हो रही। ये आपको मैं क्लियर कर दूं। बिल्कुल। सलमान अकरम राजा साहब ने भी कुछ बात की है, वो भी आपको सुनवाते हैं जब तक हमारा राब्ता खूनज़ादा जिनान साहब से होता है, तब तक सुनिए जरा। खान साहब ने ज़िमनी इंतखाबात का मामला पार्टी की जो सियासी कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, उस पर छोड़ा है। आज शाम इजलास है पॉलिटिकल कमेटी का, उसमें फैसला होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए खान साहब ने महमूद खान चकजई साहब को नामजद किया है, सेनेट में आज़म सवाती साहब को। पंजाब असम्बली के लिए उन्होंने 5 नाम मांगे हैं, जिनमें से एक का वो फैसला करेंगे। सही। जी। तो जी ये तो बात अलग सिनेरियो में है कि अपोजिशन लीडर कौन मुकर्रर कर दिए गए हैं। खूनज़ादा जिनान साहब ने मैं एक बार फिर से ज्वाइन कर लिया जहाँ से सर। डिस्कशन मेरे ख्याल खत्म हुई थी, हमें वहीं से शुरू बताइएगा करना सर, आप कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं नए सूबों के हवाले से ये अर्ज करना चाहता था कि पंजाब का सूबा सबसे बड़ा सूबा है। इसको एक इंतजामिया के लिए, एक चीफ सेक्रेटरी के लिए कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। लेकिन हम अगर ज्यादा सूबे भी बनाए तो हमारे मुल्क में अगर कानून पे अमलदारी नहीं हो तो इससे कोई परफॉर्मेंस में फर्क नहीं पड़ सकता है। हमें चाहिए कि हम कानून की अमलदारी को कायम करें और लोगों को कानून के बारे में खौफ हो कि अगर मैं बीमा नहीं करूँ, मैं अपना काम टाइम पे नहीं करूँ, मुझसे कोई गलती कोताही हो जाती है तो इसका मुझे सजा मिल जाएगा, तो फिर जाके हमारे परफॉर्मेंस जो है वो ठीक हो सकते हैं। खाली सूबे बनाने से नहीं होगा। हाँ, ये है कि कुछ सूबे बहुत बड़े हैं और वहाँ पे लोगों का पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हमें सूबे बनाना भी है तो वो इंतजामी लेवल पे हमें बनाना चाहिए, ना कि कौमी लेवल पे बनाए। क्योंकि इस मुल्क में मुतालबात जो हो रहे हैं सूबों के बारे में, जो लोग मुतालबा कर रहे हैं वो इंतजामी लेवल पे नहीं कर रहे हैं कि लोगों को सहूलत हो जाएगा या ऑफिसर्स के काम में बेहतरी आ जाएंगे। वो कौमी लेवल पे और लिसानी लेवल पे सूबे बनाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम लिसानी लेवल पे या कौमी लेवल पे सूबे बनाएंगे इसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर हम इंतजामी लेवल पे सूबे बनाएंगे तो इसका जरूर हमें फायदा होगा। वरना ये है कि हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे, हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है वो ज्यादा हो जाएंगे, हमारे ऑफिसर ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर आइन और कानून पे अमलदारी नहीं हो तो इसका आवाम को कोई फायदा कम अज कम नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अखमदज़ादा साहब, आपसे इस हवाले से तफसीली बात करनी थी लेकिन शायद कोई इंटरनेट के मसाइल थे जिसकी वजह से आपसे तफसीली बात नहीं हो सकी। सर, थैंक यू सो मच हो जाएगा। लेकिन आपने जो बात की है डैट इज़ वेरी वैलिड के जो सूबे हैं उनको इंतज़ामी लेवल पे बनना चाहिए। इंतज़ामी लेवल पे सूबे बनेंगे तो तभी हमारे मामलात हल होंगे। अगर इनको निज़ाम को बेहतर कर लिया जाए, उससे लेकिन भी ये जो है ना कि कौमी लेवल पे या फिर किसी ज़ुबान के बुनियाद पे या आपका एक तबका है उसकी बुनियाद पे अगर आप सूबे बनाएंगे तो उससे आपकी जो वफाक की वहदत है उसको नुकसान पहुंचेगा। ख़वातीन वज़ात यहाँ पे वक्त पहुँचाते हैं। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब हम बात करेंगे छोटी सी उम्र, बड़े बड़े ख्वाब और कमाल की सलाहियत। यह है कराची की बेटी, बासलाहियत बेटी। मैंने जिस तरह पहले बताया अलीज़ा आसिफ की, जो महज 11 बरस की उम्र में नेशनल बुक फाउंडेशन की सबसे कम उम्र शाया होने वाली मुसन्निफ़ा बन गई हैं। अब वो 13 साल की हैं, लेकिन अलीज़ा ने सिर्फ 8 साल की उम्र में अपनी अदबी सफ़र का आगाज़ किया और देखते ही देखते उर्दू हो या फिर इंग्लिश हो, दोनों ज़ुबानों में कई कहानियाँ तख्लीक कर डाली। इनकी मेहनत और लगन इन्हें ना सिर्फ इनके पढ़ने वाले हैं उनकी पसंदीदा बनाती है, बल्कि इन्हें नौनिहाल अदीब अवार्ड और KSG स्टार अवार्ड जैसे एजाज़ात से भी नवाजा गया है। आज हमारे साथ वो अलीज़ा ही मौजूद होंगी जो कि नौजवान मुसन्निफ़ा है नेशनल विजन की, जैसे आपने अपने इब्तिदा में जिक्र किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अलीज़ा। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि व्हाट इंस्पायर्ड यू, व्हेन एंड हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी, किस तरह से आपने शुरू किया, किस तरह से आपने लिखना शुरू किया, सबसे पहले क्या लिखा ये बताएं।
जी तो जब मैं छोटी थी तब से मुझे ना बुक रीडिंग का बहुत आप शौक है। अभी भी छोटी हैं लाइक अलीजा। मैं बहुत सारी स्टोरीज पढ़ती थी, उर्दू इंग्लिश सारे राइटर्स की पढ़ती रहती थी। और और जितनी सारी स्टोरीज पढ़ते थे ना उससे मुझे इनोवेटिव आइडियाज आते थे कि मैं लिखूं। और एंड मैंने लिखना 8 इयर्स की उम्र में किया था, जब कोविड का टाइम था, तो तब से मैंने लिखना शुरू किया। एंड मैंने सबसे पहली पोयम लिखी थी, अल्लामा इकबाल से इंस्पायर हो गए उनकी नज़म हमदर्दी पढ़ के, जो मेरी पोयम जुगनू में पब्लिश हुई थी। दैट्स वेरी सही। ग्रेट। और अलीज़ा मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि मैं जब छोटी थी, आप तो माशाल्लाह से अभी भी छोटी हैं, कोई बड़ी तो आप हुई नहीं हैं, 13 साल की आपकी उम्र है, बहुत कुछ आप लिख चुकी हैं, लेकिन जर्नी के हवाले से तो मैं और गज़ल आपसे इन डिटेल आगे भी जाके बात करेंगे। मुझे सिर्फ एक बात आपसे पूछनी है कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, नेटफ्लिक्स का ज़माना है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, वॉट स्नैपचैट, आप जितने भी नाम ले लें, इन सब से बच के आपका किताबों के साथ इश्क या फिर ये नॉवेल्स लिखना ये कैसे हुआ? जी पहले जब मैं जब से रीडिंग कर रही हूँ तो तब तो मेरा मोबाइल का इतना यूज भी नहीं था। और तब से मुझे पढ़ने का शौक है, और मोबाइल पे भी मैं कभी कभी मोबाइल पे भी मैं ई बुक्स पढ़ती हूँ। सही। सही। अच्छा अलीज़ा, आपने पहले कहा, पहले सवाल के जवाब में, कि आपने कोविड के टाइम पे शुरू किया और आपने फर्स्ट पोएम जो लिखी उसका भी जिक्र किया। फिर मुझे ये बताएं कि नेशनल बुक फाउंडेशन की जब आप मुसन्निफ़ा बनी तो ये सफ़र का आगाज़ कब हुआ, कैसे हुआ, और कैसी आपको फीलिंग्स आई जब आपको पता चला कि आप एक नौजवान मुसन्निफ़ा हैं इतनी कम उम्र में? जी तो जब नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक पब्लिश हुई उससे पहले हमने एक पब्लिशर से मेरी बुक पब्लिश करवाई थी, तो उसका जो मैन्युस्क्रिप्ट था हमने वो नेशनल बुक फाउंडेशन में भेजा, तो इसीलिए वो अप्रूव्ड हो गया। उससे मुझे बहुत खुशी हुई कि वो मेरा अप्रूव्ड हो गया, कि नेशनल बुक फाउंडेशन गवर्नमेंट का इदारा है, तो उसमें थोड़ी इतनी जल्दी बुक्स अच्छा, अप्रूव रिजेक्ट नहीं नहीं हुई? होती हैं। मतलब अक्सर हम जब थीसिस भी करते हैं ना तो वो बार बार रिजेक्ट हो जाती हैं, तो आपकी आप बुक नालायक है ना, वो लायक है। बिल्कुल। अच्छा अलीज़ा, मुझे ये बताइएगा कि आप ये जो बुक्स लिखती हैं, नॉवेल्स लिखती हैं, आपकी कहानी क्या कोई ट्रू स्टोरीज के इर्द गिर्द घूम रही होती है या ज़्यादातर फिक्शन लिखती हैं आप? मैं फिक्शन एंड मॉरल लिखती हूँ। सही। अलीज़ा, ये भी बताएं कि अभी नेक्स्ट आपके क्या प्लान्स हैं, कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिन पर आप काम कर रही हैं? जी मेरी 4th बुक पब्लिश होने वाली है, एंड मेरे 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 2 इंग्लिश एंड 1 उर्दू। ठीक हो गया। और आपने फिक्शन की जब बात की या फिर नॉवल लिखने की बात की, तो फिक्शन और नॉवल लिखना आपको कहाँ से ये आइडिया आपने लिया कि मुझे फिक्शन लिखनी चाहिए, नॉवल लिखने चाहिए, किसको पढ़ा, कहाँ से इंस्पायर हुई, ये बताइएगा। जी वही, मैं स्टोरीज पढ़ती थी, एंड मुझे फिक्शन पढ़ने का बहुत शौक था, जो एडवेंचरस स्टोरीज होती हैं। जिससे मैंने हैरी पॉटर, जेके रावलिंग की हैरी पॉटर पढ़ी है, तो उससे भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो उससे मैं फिक्शन लिखना शुरू किया। एंड मॉडल भी पढ़ती रहती थी, तो मुझे है ना उसके आइडियाज आते रहते थे। सही। अच्छा ये बताएं अलीज़ा कि अभी तो आप ज़ाहिर स्टडीज़ भी करती होंगी, तो स्कूल और फिर साथ साथ लिखाई तो किस तरह से मैनेज करती हैं? मैं स्कूल में हाई अचीवर हूँ। मैं पिछले साल भी फर्स्ट आई थी, एंड इस माशाल्लाह। साल तो शुरू हुआ है अभी। एंड स्टडीज में अपना अच्छा टाइम स्टडीज में करती हूँ, और जब मेरा फ्री टाइम होता है मैं उसको राइटिंग में यूटिलाइज करती हूँ। और इसके साथ साथ जो एक्टिविटीज हैं उसमें मैं मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें मैं भी अपना टाइम यूटिलाइज करती हूँ। अच्छा। लेकिन ये सारी चीज़ें बाइफरकेट किस तरह से करती हैं, किस तरह से आप अपना टाइम इतनी छोटी सी उम्र में मैनेज करती हैं कि जहाँ पे आप बुक्स भी लिख रही हैं, जहाँ पे आप एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी कर रही हैं, वहाँ पे भी आप टॉप टियर में हैं, फिर उसके बाद आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हमें गिनवा रही हैं। लाइक जब जो भी मुझे स्कूल का पढ़ना होता है ना, मैं एक स्केड्यूल की तरह कर लेती हूँ कि मुझे ना 2 to 3 आवर्स तक ये पढ़ना है। फिर उसके बाद मेरा फ्री टाइम होता है, तो उसमें मैं स्टोरीज लिखती हूँ। जब मैं मैं स्टोरीज का भी लिखती हूँ कि जितने मैं एक पॉइंट तक स्टोरीज लिख लेती हूँ। फिर उसके बाद है ना मेरा मेरा और फ्री टाइम होता है, तो उसमें मैं सारी दूसरी एक्टिविटीज करती हूँ।
صحیح. اس سے پہلے آپ نے لیزا سے یہ پوچھا تھا نا کہ یوٹیوب کا زمانہ ہے, تو وہ اس نے پچھلے سوال کے جواب میں انہوں نے جواب دے دیا کہ میں یوٹیوب پر بھی اپنا ٹائم ہاں وہ سب کچھ میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مینیج کس طرح سب کرتے ہیں. کچھ جو ہے نا وہ ساتھ لے کے چلتی ہیں. اچھا لیزا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اردو میں بھی لکھتی ہیں, انگلش میں بھی لکھتی ہیں, تو کیا یہ آپ جس طرح بھی آپ ذکر کہ آپ ایک لائن لکھ لیتی ہیں, ٹائٹل بنا لیتی ہیں, بعد میں پھر سٹوری آپ کی وقتاً فوقتاً ہی آپ اس کو کمپلیٹ کرتی ہیں یا پھر ایک ٹائم پر بیٹھ کے پوری سٹوری لکھ لیتی ہیں؟ جی پوری نہیں لکھتی, میں ہاف آف کر کے لکھتی ہوں. لائک اگر بہت بڑی اسٹوری میں لکھ رہی ہوتی ہوں نا, لائک ایک ناول ٹائپ, تو اس کو میں تھوڑا ٹائم لے کے لکھتی ہوں, کیونکہ اس میں تھوڑا سوچ کے لکھتی ہوں, مجھے اچھی لکھنی ہوتی ہے. اچھا. اور علیزہ یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی فکشن ہے, ناول ہے, یہ کن کرداروں کے گرد یا پھر کن ٹاپکس کے گرد گھومتی ہے؟ کوئی معاشرتی ٹاپکس ہیں, فیملی ٹاپکس ہیں, بچوں کے ٹاپکس ہیں, کون سے ٹاپکس ہیں؟ جی بچوں کے ٹاپکس ہیں, فکشن بھی بچوں کے ٹاپکس میں ہی آتا ہے اور ماڈل میں بھی بچوں کے ٹاپکس ہی آتے ہیں. صحیح. اور کوئی آپ سوسائٹی بیسڈ بھی لکھ رہی ہیں, اس حوالے سے بھی ہے کوئی آپ کی اب تھنکنگ؟ بڑی ہو رہی ہے نا, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی بیس بھی آپ لکھیں. نہیں ابھی تو نہیں. ابھی نہیں سوچا. اور کیا اب پلانز وغیرہ ہیں کہ اس طرح کا لکھنا ہے آپ نے؟ کیونکہ جب کوئی بھی انسان ہے, اب آپ نے بھی گرو اپ ہونا ہے, تو گرو اپ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی لائف کے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ لوگوں سے آپ ملتے ہیں, ڈفرینٹ انٹریکشن ہوتا ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو کوئی ایسا فکشن رائٹر پسند آئے جو کہ معاشرے کے اوپر لکھے, معاشرتی زندگی کے اوپر لکھے, تو کیا آپ کا پلان ہے اس حوالے سے؟ جی معاشرتی زندگی پر اگر مجھے آگے لکھنا ہوگا تو میں ضرور لکھوں گی, کیونکہ آگے میں کنٹینیو تو کروں گی نا رائٹنگ. تو مجھے لاسٹلی یہ بتائیں علیزہ کہ کیا کوئی آپ کو سپورٹ بھی کرتا ہے یا بالکل صرف آپ کی اپنی اس میں ایفرٹ ہوتی ہے؟ جی میری فیملی بہت سپورٹ کرتی ہے, اور سب سے زیادہ میری مما بہت سپورٹ کرتی ہے, کیونکہ میری مما کی وجہ سے ہی میں جو ابھی ہوں وہ میری مما کی وجہ سے ہی ہے. صحیح. آئیڈیاز وغیرہ دیتی ہیں مما آپ کو ساتھ؟ جی جب سب سے پہلے میں نے لکھنا شروع کیا تھا تو مما مجھے ہیلپ کرتی تھی, کریکشن کرتی تھی. اس سے اب میں اچھی ہو گئی ہوں, تو اب میں پورا خود لکھ لیتی ہوں, اینڈ مما ریویو کرتی ہیں, وہ بہت اچھا ہوتا ہے. وی وش کہ آپ مزید اچھی ہو جائیں اور مزید آگے بھی ٹاپکس پر آپ لکھیں. ابھی تو آپ Thank you. بچوں کی سٹوریز وغیرہ, فکشنز وغیرہ لکھ رہی ہیں. تو تھینک یو سو مچ علیزہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھی اور آپ نے اپنا جرنی شیئر کیا, اپنی اچیومنٹ سے ریلیٹڈ بھی بتایا. یقینی طور پر یہ نوجوان نسل کے لیے آج کے اس دور میں, جیسے حسنین نے ذکر کیا تھا, بہت زیادہ انسپائریشن ملی ہوگی ان کو علیزہ سے. تو یہاں پر لیں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. خواتین وضاحت, اب پہاڑوں کی بات ہوگی, اور پہاڑوں کی بلندی کی جب بھی بات ہو تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے پہاڑ سر کیوں پہاڑ کی بلندی کی بات ہو یا پھر ماں بننے کا سفر, حوصلہ, عزم اور ہمت جب ساتھ ہوں تو کوئی رکاوٹ راستہ نہیں روک سکتی. یہ کہانی ہے پاکستان کی بہادر بیٹی سلطانہ نصب کی, جنہوں نے دنیا کے سب سے خطرناک پہاڑ کیٹو اس وقت سر کیا جب وہ 5 ماہ کی حاملہ تھی. جولائی 2024 کو وہ تاریخ رقم کرتے ہوئے کیٹو سر کرنے والی تیسری پاکستانی خاتون بنی ہے. لیکن ان کا ایک کارنامہ اس لیے بھی منفرد ہے کہ وہ یہ مہم اپنے ننھے وجود کو اپنے اندر لیے سر انجام دے رہی تھی. شمشال ویلی کی اس بہادر بیٹی نے ثابت کیا کہ پہاڑ سر کرنے کے لیے صرف طاقت نہیں بلکہ دل کا حوصلہ اور ارادے کی مضبوطی درکار ہے. بعد ازاں 25 نومبر 2024 کو ایک صحت مند بیٹی کی پیدائش کے ساتھ ان کا یہ غیر معمولی سفر ماں بننے کی خوشی میں مکمل ہوا. ایگزیکٹلی. اور سلطانہ نصب پاکستان کی تیسری وومن جنہوں نے ریچ کی ہے سمٹ کو. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سلطانہ نصب. نصب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں, جس طرح سے حسنین نے بھی اپنے ابتدا میں ذکر کیا ہے, 5 ماہ کی حاملہ ہونے کے باوجود اتنا خطرناک سفر آپ نے کس طرح سے کر لیا؟ مطلب آپ کی سوچ کو بھی اور آپ کی ہمت کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اب کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنی شو میں لانے کے لیے میں بہت شکریہ کرتی ہوں آپ لوگوں کو. جی ہاں, بس پچھلے سال مجھے اسپانسر ملا تو میں کیٹو گئی تھی. میں پریگننٹ تھا, 5 مہینہ سٹارٹ ہوئی تھی مجھے. تو میں نے اپنے دل میں کوئی خوف نہیں رکھا. میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں اپنے بچے کے ساتھ کیٹو سمٹ کروں گی. پاکستان اور پاک آرمی کے نام روشن کریں گے, کیونکہ پاک آرمی نے ہمیں اسپانسر کیا تھا, تو اس لیے مجھے کوئی خوف نہیں تھا. تو اپنے بچے کے ساتھ میں گئی تھی کیٹو, اور
میرے ساتھ سر سرباز تھی اور سر جوشی تھی, ان لوگوں نے میرے بہت ہیلپ کیا اور بہت حوصلہ دیا مجھے, تو اس لیے مجھے کوئی ڈر نہیں تھا. دیٹس ویری گریٹ. لیکن سلطانہ, جب آپ اس طرح کا رسک لیتی ہیں تو آپ کو فیملی کی جانب سے ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کیوں آپ اس طرح کر رہی ہیں, بیٹی کا خیال رکھنے اپنا خیال ہے نہیں, تو اس طرح کی کوئی ریسٹرکشنز ہوئی آپ کو, یا پھر سب نے آپ کو کہا کہ جائیے اور سر کیجئے, اپنا بھی نام روشن کیجئے, ملک کا بھی نام روشن کیجئے؟ نہیں, کسی نے مجھے فورس نہیں کیا, بس میرے ہسبینڈ نے مجھے پرمیشن دیا. میرے ابو بھی پہلا کلائمبر تھا, تو مجھے بہت شوق تھا کہ مجھے اسپانسر ملا, میں اپنے نام, اپنی فیملی کے نام, پورا اپنے پاکستان کے نام اور سارے دنیا کے نام میں روشن کروں گی. تو پچھلے سال مجھے اسپانسر ملا, تو کسی نے مجھے فورس نہیں کیا, میں اپنی مرضی سے گئی, اور میرا دل میں یہ حوصلہ تھا کہ میرا سوال یہ تھا کہ سمٹ کسی نے آپ کو روکا کہ آپ حاملہ ہیں تو کیوں جا رہی ہیں, مطلب وہ سمجھی نہیں شاید آپ. اچھا نہیں, کسی نے مجھے نہیں روکا, بس میں نے بتایا بھی نہیں کہ میں اس طرح پریگننٹ ہوں. بس میرے ہسبینڈ کو پتا تھا کہ میں پریگننٹ ہوں, تو اس نے کہا کہ آپ نہیں جاؤ. میں نے کہا کہ نہیں, کچھ نہیں ہوگی, میں اپنے بچے کے ساتھ سبمٹ کروں گی. بالکل, آپ نے یہ کر کے دکھایا نا سب. مجھے یہ بتائیں کہ اس دوران کوئی چیلنجنگ پارٹ بھی تھا آپ کے لیے, کچھ آپ کو مشکلات بھی پیش آئی؟ جی بالکل, مشکلات تو بہت زیادہ ہے, خاص کر لڑکیوں کے لیے بہت ہی مشکل ہوتے ہیں, پر اپنے آپ کو کس طرح ایڈجسٹ کرتے, کس طرح جاتے, تو وہ مطلب ایک لڑکی خود اس کو سولو کرتے, اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے, جانے کے ٹائم, آنے کے ٹائم کس طرح ایڈجسٹ ہوتے. تو مجھے کوئی فرق نہیں ہوا. جب میں گئی اوپر کینٹری سے آگے میں گئی, تو مجھے کوئی وہ نہیں ہوا کہ یا مجھے کوئی چکر آیا یا الٹی ہوا یا اور کچھ. میں بالکل صحیح اوپر تک گئی. تو جب میں اوپر پہنچ گئی تو میں بہت ایموشنل ہو گئی. جب میں نیچے آیا تو سارے لوگوں نے اتنا عزت دیا, اتنا حوصلہ مجھے ملا, تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. مشکل تو بہت زیادہ ہے. سلطانہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ایک ایکسپیڈیشن کا حصہ بھی تھی, جو کہ خواتین کی ایکسپیڈیشن تھی, پہلی آل وومن ایکسپیڈیشن تھی. سو اس کا حصہ رہنے کا تجربہ کیسا رہا, اور خواتین کو پہاڑوں کی دنیا میں آپ آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہیں, ان کو مواقع بھی مل رہے ہیں, اور ہم بہت ساری ایسی خواتین کو جانتے ہیں کہ جو اب ماشاءاللہ سے بہت سارے پہاڑ سر کر چکی ہیں. جی بالکل, ہم لوگ 6 خواتین تھے, تو ہم ساتھ گئے تھے, تو جتنا میرے ساتھی لوگ بھی تھے وہ بھی میرے ساتھ آئی تھی. بس ان لوگوں کی کسی کی طبیعت خراب ہوئی, کسی کی مطلب ایشو ہوا ان لوگوں کو, تو میں نے کہا کہ فی الحال میں آگے جاؤں گی, اگر میری طبیعت بھی خراب ہوئی تو میں واپس آؤں گی. تو اللہ نے میرے ساتھ دیا, تو میں گئی, تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہوا. میرا ساتھی سارے واپس ہوا, تو میں گئی, تو ایکسپیڈیشن میں نے کامیاب کیا. صحیح. تو نصب, مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کے گاؤں سے وہاں تک کا کتنا ڈسٹنس ہے, کتنا وقت لگا آپ کو؟ میرے گاؤں سے تقریباً میں یہاں اپنے گاؤں سے گئی سکردو تقریباً 2 دن, اس کے بعد سکردو سے کیٹو بیس کیمپ تک تقریباً 7 دن. صحیح ٹھیک ہو گیا, کافی لمبا ٹائم تھا. 10 دن تقریباً. بالکل ایسی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ اب کیونکہ آپ ماں بھی بن چکی ہیں, اس ساری کامیابی میں آپ کی بیٹی بھی آپ کی شامل سفر تھی, سو مجھے تو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ بھی بہت پہاڑوں سے پیار کرنے والی ہوں گی اور چوٹیاں سر کرنے والی ہوں گی. انشاءاللہ بھائی, انشاءاللہ میرا بیٹی بھی میری طرح ہے. انشاءاللہ نیکسٹ میں اگر اسپانسر ملا تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ جاؤں گی. اگر مجھے اسپانسر ملا تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ جاؤں گی. میرا پلان بھی یہ ہے کہ میں پچھلے سال میں ایورسٹ جاؤں گی اپنی بیٹی کے ساتھ. صحیح ہو گیا. تو نصب, ابھی کوئی اپ کمنگ ایونٹس ایکسپیڈیشنز ہیں جس کے لیے آپ تیار ہوں, یا پھر تیاری چل رہی ہو, کچھ ایسا ہے پلان؟ جی میرا پلان ہے تو نیکسٹ میں ہے. ابھی تو میرا بیبی 9 مہینہ کا ہے, تو نیکسٹ میں انشاءاللہ میں جاؤں گی. اسی سال تو میں نے اسٹے کیا ہے, کیونکہ میرے بیبی بہت چھوٹی ہے, 9 مہینہ کا ہے, تو اس لیے میں نہیں جا سکتی ہوں. بالکل ایسے ہی. اچھا, یہ میں سوال کرنے لگا تھا کہ آپ جو نیکسٹ ایکسپیڈیشن کریں گی تو وہ بیٹی کی کوئی عمر اتنی زیادہ ہوگی نا کہ جب آپ یہ سوچیں گی کہ وہ وہاں پہ سروائیو کر سکتی ہے تو وہ کرے گی, کیونکہ ابھی تو وہاں پہ آپ جیسے یا میرے جیسے لوگوں کے لیے بھی سروائیو کرنا مشکل نہیں ہوتا, تو ایک نو مولود کے لیے کیسے سروائیو کریں گی وہ وہاں پہ؟ اصل میں یہ ہے کہ ہر عورت اتنا بہادر ہوتی ہے, کیونکہ مرد بہادر ہے تو عورت کیوں نہیں ہوتے ہیں. عورت مرد سے بھی زیادہ بہادر ہوتی ہے, کیونکہ لڑکیوں کے لیے مطلب زیادہ وہ اسپانسر وغیرہ نہیں ملتے, لڑکوں کے لیے زیادہ ملتے ہیں.
हर औरत, अगर हम औरत एक साथ होके एक टीम बना के जाएंगे तो क्यों नहीं जाते हैं. हर एक औरत ये करते हैं क्योंकि स्पॉन्सर की वजह हर औरत मतलब अपने घर में है. अगर स्पॉन्सर मिलते हैं तो हम सारे मिल के अपनी दुनिया और अपनी ये पाकिस्तान के नाम रोशन करते हैं. ये बिल्कुल बहुत ही नसब, ये भी आसान काम बताइएगा। है पर स्पॉन्सर में मजबूरत है. बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं नसब। अपनी बेटी का तो आपने जिक्र किया, अपने हस्बैंड का नहीं जिक्र करेंगी? वो नहीं जाना पसंद करते आपके साथ, या फिर नेक्स्ट अपकमिंग एक्सपेडिशंस में वो उनको आप भी साथ रखना चाहेंगी, या फिर उनसे रिक्वेस्ट करेंगी कि आप साथ चलें? नहीं, मेरे हस्बैंड का भी बहुत शौक है, वो भी ट्रैक वगैरह करते हैं, तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह वो भी मेरे साथ एवरेस्ट पे आएंगे. अगर स्पॉन्सर मिला तो वो भी मेरे साथ आना है नेक्स्ट में. उसका भी बहुत शौक है. ठीक हो गया, उनका भी शौक है तो उनको भी आप साथ लेके जाइएगा और हम फिर एक नई स्टोरी करेंगे जहाँ पे आप अपनी इंशाल्लाह. बेटी के साथ और अपने हस्बैंड के साथ जाएंगे. थैंक यू सो मच सुल्ताना, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की और इसी तरह से कामयाबियाँ आप समेटती रहें. ख़वातीन व हज़रात, ये वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कोई मज़ेदार सेगमेंट होने वाला है जिसको आप देखकर काफ़ी आपको अच्छा महसूस होगा। रक्स के हवाले से बात करेंगे क्योंकि रक्स सिर्फ एक फ़न नहीं है, ये मोहब्बत है, अमन है, हम आहंगी की ज़बान भी है। असफंदयार खटक एक कैथिक रकास हैं जो मारूफ पश्तो शायर खुशहाल खान खटक के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। और असफंदयार साहब ने फ़न रक्स को अमन का पैगाम बनाने के लिए अफगान पश्तो खटक डांस और क्लासिकल कैथिक डांस को मिलाकर एक नया और मुनफरिद इम्तिजाज तख्लीक किया जिसे वो हटक कैथिक कहते हैं। और ये मुनफरिद आर्ट ना सिर्फ सकाफ़तों को जोड़ता है बल्कि सरहदों की बात करूँ तो वहाँ पर मावराए इंसानियत को करीब भी लाता है। और असफंदयार सिर्फ फ़नकार नहीं है बल्कि एक समाजी कारकुन भी हैं जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs खुसूसन मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी काम कर रहे हैं, उनके मसलों को भी उजागर करते हैं ताकि फ़न और समाजी शऊर को मिलकर आगे लेकर जाया जा सके। बिल्कुल ऐसी असफंद हमारे साथ मौजूद है, हम बगैर वक्त ज़ाया किए उनकी तरफ चलेंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, हमारे पास आए। यकीनी तौर पे आज एक नेक्स्ट लेवल की वाइब आ रही है, जिस तरह आपका कॉस्ट्यूम है माशाल्लाह से और सारी आप अपनी चीज़ें यहाँ पे लेके आए। जिस तरह गज़ल ने बात की है, अफ़गान पश्तो शायर के घर में आपका पैदा होना, फिर उनकी 12वीं नस्ल है गालिबन आपकी, लेकिन ये जो खटक कथक डांस है इसका कहाँ पे आपको ख्याल आया कि अब मुझे इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, इसका आगाज़ करना चाहिए? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। रक्स का शौक़ मुझे बचपन से ही था और फिर सन 2000 में A लेवल के दिनों में मैंने क्लासिकी कथक रक्स सीखना शुरू किया और मेरी उस्तानी माशाल्लाह 95 साल की है मादाम इंदु मिठा जी, सदारती तमस्से कारकर्दगी की नाम याफ्ता। तो उनसे मैंने रक्स सीखना शुरू किया। चूँकि मैं पढ़ रहा था, A लेवल कर रहा था, तो घर की तरफ से भी ज़्यादा मुखालिफत नहीं हुई। उसके बाद फिर मैंने BBA किया, MBA किया, लेकिन रक्स की तालीम मैं जारी मैंने रखी। और फिर जब मैंने कथक सीखा तो मैंने सोचा कि चूँकि मैं अफ़गान हूँ, पठान हूँ, पश्तून हूँ, खटक हूँ, क्यों ना पश्तूनों की एक मुस्बत तासुर पेश की जाए दुनिया के सामने। तो फिर मैंने ऐसे किया कि खटक और कथक की आमेज़श बनाई। इसमें कथक रक्स के घुंघरू भी होते हैं जो कि एक साज़ है जिसको हम ताल के साथ मिलाते हैं, और इसमें जो खटक रक्स की तलवारें भी हैं जो कि इस्तिआरा हैं ताकत का। और आजकल की ताकत जो है वो IT है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इसमें जो सुर्ख रुमाल हैं वो तो अमन और मोहब्बत का पैगाम है। तो ये बुनियादी तौर पे ये जो हमारे पाकिस्तान के जितने भी इलाके हैं मैं उन सब की नुमाइंदगी करता हूँ इस रक्स के ज़रिए। अब देखिए ना, जो मैंने गिलगित बल्तिस्तान चौताल की टोपी पहनी है, फिर जो वास्कट है ये हमारे जो क्वेटा के जो शिया हज़ारे हैं जो आए दिन बेचारे शहीद कर दिए जाते हैं उनकी नुमाइंदगी के लिए। फिर ये हमारा पश्तूनों का, अफ़गानों का हमारा पुराना जो हमारी कमीज़ है। फिर सबसे नीचे जो है मैंने पहना हुआ है पंजाब की तहमत, धोती लुंगी, क्योंकि ये हमारी पुरानी सकाफ़त है जिसको हमने अब तर्क कर दिया है। और सबसे नीचे एक मजलूम साज है जिसको हम घुंघरू कहते हैं। तो ये जो भी हमारी सकाफ़त है, मैंने अपनी सकाफ़त के अलावा, पाकिस्तान के ख़ित्ते के अलावा मैंने किसी और इलाके का कुछ नहीं पहना हुआ, लेकिन यही चीज़ है जिसको हमने तर्क किया है। तो रक्स एक ऐसा एक रास्ता है जिसके ज़रिए हम अपनी पुरानी शायरी,
पुरानी मौसीकी, पुराना लिबास और जो वो इनकलाबी सोच है हमारे शोरा की, जो कि हक की है और अमन की है और प्यार की है, उसको मैं वापस लाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि ये जो फ़न रक्स है ना, बहुत सी कौमों और सकाफ़तों के दरमियान जो फासला अब हम देखते हैं पैदा हो गया, उसको कम करता है। तो मुझे ये बताएं कि आपने ये बाकायदा फिर सीखा या फिर क्लासेस लीज की? जी, मैंने बाकायदा सीखा, और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि मेरी उस्तादी मदाम इंदु मिठा जी 95.5 साल की हैं, उनसे मैंने सीखा। अच्छा। फिर हमारी एक और रक्स की बहुत अजीम उस्तानी है निगर चौधरी साहिबा, उनसे भी मैंने क्लासेस ली। वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लाती थी लाहौर से। और सबसे पहली जो मेरी उस्तानी थी वो साइमा खुशनूद जी, जिनके वालिद साहब खुशनूद साहब रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी और इस तरह फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान में, और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा रीमा को रक्स सिखाया था। अच्छा। तो उनकी बेटी से मैंने सीखा। तो ये जो तीन उस्तादियाँ मेरी ज़िंदगी में आई हैं, तो मैं तो बहुत खुदा का मशकूर ममनून हूँ कि देखिए असल में तो बात उस्ताद की होती है। Exactly. अगर उस्ताद अच्छा हो तो फिर शागिर्द भी सीख पाता है। तो रक्स या कोई भी चीज़ आप बग़ैर तालीम के नहीं सीख नहीं सकते। सीख सकते। देखिए कोई भी टीवी वगैरह पे आता है तो जर्नलिज्म या कोई मीडिया में स्टडी की होती है, या कोई हॉस्पिटल में होता है तो डॉक्टरेट उन्होंने किया होता है, MBBS किया होता है। तो रक्स में क्यों हम लोग कोताही करते हैं फिर कि हम चाहते हैं कि बस हम एक आइटम सॉन्ग सीख लें या एक या महीने फिर में। तनकीद का निशाना बनाएं हालांकि इसको। सबसे अहम दुनिया में वो रक्स है, क्योंकि रक्स है क्या? रक्स हरकत है, मूवमेंट है, और इसी मूवमेंट में हम सब हैं। इस वक्त बैठे बैठे भी हम मूवमेंट में हैं। तो यही रक्स है। रक्स का वाहियाती के साथ, बेहूदगी के साथ और यानी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। चूँकि रक्स देखिए मौलाना रूमी फरमाते हैं कि कायनात का हर ज़रा हरकत में है, और यही हरकत रक्स है। देखिए अगर कायनात खुद है वो भी फैलता जा रहा है, और अगर खुद भी रक्स में है। कायनात खुद भी रक्स में, और जो मदार के सबसे गिर्द। छोटा ज़र्रा है एटम, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, साइंस ने तो साबित कर लिया कि गर्दिश में है। लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं, वो भी साइंस कहती है कि वो भी हरकत में है। तो यही हरकत रक्स है, एक ख़ास लय, एक ख़ास अंदाज में। बिल्कुल ऐसी। अच्छा असमत, मुझे ये बताइएगा कि आप अफ़गानिस्तान भी आपका जाना हुआ, फिर मौलाना रूमी के मज़ार पे जाके आपने रक्स किया, फिर आप अमेरिका भी गए, सारी सकाफ़तों को आपने देखा है। इस रक्स को जब आप वहाँ पे जाके परफॉर्म करते हैं तो रिस्पॉन्स कैसा होता है? देखिए मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपको कितने अवार्ड्स मिले। अवार्ड्स भी खुदा के फजल करम से मुझे काफ़ी मिले मुख्तलिफ़ जगहों से, लेकिन असल अवार्ड होता है लोगों के चेहरों पे वो मुस्कान, लोगों की तरफ से जो प्यार मिलता है ना, जब लोग आपकी तरफ आते हैं, मतलब जो आपको जानते तक नहीं है, रक्स आप करते हैं और वो सब औरतें, बच्चे, बूढ़े, आदमी, लड़कियां, लड़के सारे आते हैं और प्यार से मिलते हैं। ये जो प्यार का ताल्लुक जुड़ता है ना एकदम से, जिस तरह चाहे मैंने बल्ख में किया, चाहे मैंने काबुल में किया, चाहे मैंने स्वात कराची में किया, या अमेरिका में किया, कतर में किया, उज़्बेकिस्तान में, तुर्की में, थाईलैंड, मलेशिया, तो ये सारे ममालिक मेरे लिए तो नहीं